नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, इसके पहले हमारे चैनल पर आपने देखा होगा राजनीति की खबरें, सामाजिक सरोकार की खबरें, शिक्षकों से जुड़ी खबरें और अभी लगातार मेरा सीरीज चल रहा था भू सर्वेक्षण जो हो रहा है उसको लेकर। मतलब कि आपकी समस्याओं से जहाँ आप 2-4 हो रहे हैं, उनके बारे में हम बताया करते थे। एकाएक ये बात दिमाग में आई कि परेशानियाँ तो मैं बता रहा हूँ, उसका निदान क्या हो सकता है? तो आज से हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, अलौकिक अध्यात्म मत अभिमत। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको हम बताएँगे अपने विशेषज्ञों के माध्यम से, जिससे ये जो सारी परेशानियाँ से जो आप जूझ रहे हैं, उन परेशानियों को दूर कैसे करें? अध्यात्म से जुड़ी चीज़ है, हमारे पुरातन जो शास्त्र हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें हैं और सब के बावजूद लोग देखते हुए, समझते हुए उन चीज़ों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी खामी उनको भरनी पड़ती है। तो उसी में एक चीज़ आता है वास्तुशास्त्र। और आज हमारे साथ वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर आर के सिंह, 30 वर्षों का अनुभव है और इन्होंने वास्तु दोष को मिटाकर कई लोगों के जीवन में खुशियाँ भरी हैं, कई समस्याओं का समाधान किया है। तो आज से हम इसी पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है मत अभिमत पर। थैंक यू। वास्तुशास्त्र के बारे में तमाम हम लोग सुनते हैं, ये बार-बार कहा जाता है ये वास्तु दोष है। आखिर वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तु है क्या? इसके बारे में बताना चाहेंगे कि मानव सभ्यता जैसे-जैसे विकसित हुई, तो पहले तो हम लोग जंगल में, खुले आसमान में रहा करते थे। बाद में जब घर का कल्पना आया और लोग घर में रहने लगे, तो हम प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए। जैसे कि मालूम है हम लोग का पुरातन जो शास्त्र है, वो कहता है कि हमारा ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब हम बाहर में खुले आसमान में होते हैं, तो हमारा ये पाँचों तत्व जो ब्रह्मांड के जो पाँचों तत्व हैं, उससे संपर्क में होता है। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे-जैसे हम लोगों का विज्ञान और ये सब आगे बढ़ा, तो हमारे जो मनस्वी योगी और लोग थे, उन लोगों ने ये महसूस किया कि ब्रह्मांड के जितने भी अवयव हैं, उन सबका हमारे मानव जीवन और मानव शरीर पे उसका बहुत असर पड़ता है। जैसे कि ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में असर पड़ता है, जिसको कि लेकर के एक अलग से एक शास्त्र धीरे-धीरे डेवलप हुई जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसी तरह से मकान संबंधित भी जो ग्रह नक्षत्र का हमारे पे प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, उसको लेकर के एक शास्त्र धीरे-धीरे विकसित हुआ, इसी को वास्तुशास्त्र कहते हैं। जैसे कि हम बाहर में अगर रहते हैं खुले आसमान में, तो हमारा ये जो शरीर है, इसके जो पाँचों तत्व हैं, वो अपने जो मूल तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि उससे संपर्क में है। जैसे हम खुले आसमान में हैं, तो हम सूरज के संपर्क में हैं, यानी कि हमको अग्नि तत्व मिल रहा है। हम नंगे पाँव जब बाहर में ज़मीन पे चल रहे होते हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मिट्टी को स्पर्श कर रहे होते हैं, तो हम पृथ्वी तत्व के संपर्क में होते हैं। हमारा ये पूरा शरीर जो है मिट्टी से बना है, यानी पृथ्वी तत्व से बना है, तो वो हमारा संपर्क में होता है। फिर हम आसमान के नीचे होते हैं तो आकाश तत्व से हमारा संपर्क होता है, वायु तत्व से होता है। लेकिन जब हम मकान के अंदर आते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम खिड़की खोलेंगे तब वायु तत्व हमारे मकान में, मेरे कमरे में प्रवेश करेगा। जब हम खिड़की खोल के रखेंगे, बाहर बरामदा में या अंदर आँगन में जाएँगे, तब आकाश तत्व का से हमारा संपर्क होगा, सूर्य तत्व से होगा। तो अलग-अलग जगह पे हमको अलग-अलग तत्व की ज़रूरत महसूस होगी। दूसरा ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, मकान में रह के हम एक तरह के तो कार्य करते नहीं हैं। सोने का भी कार्य करते हैं,
खाना बनाने के लिए हमको अग्नि की ज़रूरत होती है, पढ़ने के लिए हम किसी और जगह जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार का जब हम कार्य करते हैं, तो उसके लिए अलग-अलग तत्वों की प्रचुरता या डोमिनेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे खाना बनाने के लिए अग्नि तत्व की आग की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छी नींद हो, है ना? साउंड स्लीप हो, उसके लिए पृथ्वी तत्व की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जल तत्व की ज़रूरत होती है, वायु तत्व की ज़रूरत होती है। तो मकान में किसी एक जगह में वो एक तत्व की प्रचुरता नहीं है। जैसे अगर हम देखेंगे कि पूरब के नहीं, मध्य सबसे पहले तो सर अभी हम वास्तु का जो आपने परिचय दिया, वो अद्भुत। इसके पहले हमने ये तो नहीं सुना था एक और चीज़ कि हम बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो शरीर है, पाँचों तत्व से बना हुआ है। वास्तु को एक नटशेल में अगर हम जानना और समझना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा शास्त्र है, जो हमको प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीना सिखाती है। माने मानव जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ने का जो पद्धति है, उसको हम हाँ, और वास्तुशास्त्र कह प्रकृति सकते के हैं। साथ लेकिन तारतम्य स्थापित मैंने कहा करने के अद्भुत दिशा इसलिए कि अभी तक जो वास्तु के विषय में लोग समझते थे, या मैं भी समझता था, वो ये था कि आप घर कैसे बना रहे हैं, ये वास्तु है। लेकिन उसके भीतर ये 5 तत्वों का समावेश है और उसी को देखकर इन सारी चीज़ों को, उसका दिशा और जगह सारा निर्धारित किया जाता है। ये अद्भुत है, बहुत बेहतर। एक बात आपने बीच में कही कि ज्योतिष, तो क्या ज्योतिष से भी वास्तुशास्त्र जुड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी कहा कि जैसे अब हम लोगों का जब पुराने जो योगी और ऋषि-मुनि इन लोगों ने जब प्रकृति को और ब्रह्मांड को समझना शुरू किया, तो सबसे पहले ये पाया कि हमारा जो पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, इस पे ब्रह्मांड के और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सबका एक प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी एक अलग से, चूँकि ज्योतिष शास्त्र का जो है वो भाग्य, कर्म उसके हिसाब से होता है। लेकिन मकान के हिसाब से देखेंगे तो वो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम अगर धूप में जाते हैं तो हमारे शरीर में वो गर्मी आती है, ऊर्जा आती है। तो मकान के अंदर भी जब हम आएँ तो उसी तरह की ऊर्जा हमको मिलते रहे, जिससे कि हम ऊर्जावान रहें। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मोबाइल है, आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल धीरे-धीरे डिस्चार्ज होगा। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमको उसको वायर को लेकर के बिजली का कनेक्शन देना होगा, पावर बैंक से करना होगा, तभी मेरा मोबाइल चार्ज होगा। है ना? जैसे मोबाइल में लगा हुआ सिम होता है, एयरटेल का सिम है, जियो का है। जब तक वो अपने टावर के नेटवर्क में नहीं होगा, तब तक वो एक्टिव काम नहीं नहीं होगा, करेगा, काम नहीं करेगा। बिल्कुल। उसी तरह से हमारा ये जो पाँचों तत्व है, अगर अग्नि तत्व है, जब तक वो अग्नि का जो मूल सोर्स है, सूर्य है, उसके संपर्क में जब तक नहीं आएगा, हमारे शरीर का अग्नि तत्व जो है, वो काम नहीं करेगा। अगर अग्नि तत्व काम नहीं करेगा, आपका पाचन तंत्र जो है, आपका पूरा मेटाबॉलिज़्म है, वो पूरा का पूरा प्रभावित होने लगेगा। तो वास्तु जो है, हमने पहले भी कहा कि प्रकृति के नियम के अनुरूप हमारे शरीर को ट्यूनिंग करता है और ये हमको बताता है, आप ऐसे रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप एक अच्छा काम करेंगे, अपने अच्छे जीवन को आप जिएँगे। सही वास्तु और वास्तु दोष कितना प्रभाव डाल सकता है किसी व्यक्ति के जीवन पे? बहुत ज़्यादा डाल सकता है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता वास है। होता है। अगर आप मकान में रह के स्वस्थ नहीं हैं, तो धीरे-धीरे आप अपने पे विश्वास खोना शुरू कर देंगे। आपको अपने आप ऊर्जावान नहीं रहेंगे, तो आप किसी काम में पूरे मन से काम नहीं करेंगे। जब मन से नहीं करेंगे, तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है, वो आपको फिर एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ आपको ले जाएगा, जिसके लिए हम लोग अपना अंगूठी पहनते हैं, ग्रह नक्षत्र को बैलेंस करने के लिए ज्योतिष के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि हम एक पॉज़िटिव एनर्जी को प्रकृति का जो मिल रहा है, हमको मिलना चाहिए, जिसका हम मतलब कि एक मानते हैं कि हम उसका एक सही नेचुरल उम्मीदवार हैं, हमको ये सब मिलना चाहिए, वो हमको सही ढंग से नहीं मिलने लगती है।
जैसे अभी पंच तत्व की बात हुई, स्वर विज्ञान है, वहाँ भी पंच तत्व की बात होती है। ज्योतिष में भी इन सारे चीज़ों की बात होती है। मतलब लगता है कि ये सारे चीज़ कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तु दोष के नाम पर बड़ा डराया जाता है। कहा जाता है कि फलाने जगह पे अगर फलाना चीज़ आपने कर दिया तो आप कैंसर के शिकार हो जाएँगे, तो बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे, उनका जो करियर है वो नहीं बन पाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? ये पहले एक समझने वाली बात है कि हमने पहले भी कहा कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप ये हमको जीने का रास्ता दिखाती है। आप इसको ऐसे समझें कि अगर हवा बह रही है और हवा के बहाव की दिशा में अगर हम दौड़ते हैं, तो हम कम समय में ज़्यादा टारगेट ज़्यादा मतलब दूरी तय कर लेते हैं। और हवा के बहाव के विपरीत अगर हम दौड़ते हैं, तो क्या होता है कि हमारी ऊर्जा हवा पहले के खर्च दबाव को हो रोकने जाती में। है। तो उससे क्या होता है कि हम जो उचित समय में जो जितना हमको काम करना चाहिए, उसके पहले ही हम थक जाते हैं। तो ये एक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। वास्तु आपको प्रकृति के टू लिव लेट यू लिव इन ट्यून विथ नेचर। आपको ट्यूनिंग बना के देना होता है। जैसे आपकी गाड़ी है, उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, तो आप चलाएँगे तो बहुत कम्फ़र्ट्स फ़ील होगा। एक अच्छी डिस्टेंस आप कम समय में दूरी तय कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसके जैसा है। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि वास्तु दोष के नाम पर जो डराया जाता है, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तु को सही कैसे करें, क्या करें कि जो जैसा इन्होंने कहा कि तमाम तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आपके जीवन में आता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे विस्तार से। अभी अभी आपसे बात जो हो रही थी बाहर, तो आपने कहा कि वास्तु को कई अ, भाग में बाँटा जा सकता है और उस आधार पे अगर उसको विस्तार से बताया जाए तो शायद हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा समझ पाएँगे। हम इसके बारे में 2 चीज़ अभी जैसे आपने कहा स्वर विज्ञान की बात कहें, हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में नाक में 2 तरह के छिद्र हैं, एक दाएँ में और एक बाएँ में। यानी कि दाएँ जो हमारी नाड़ी चलती है दाईं नाक से, वो है आपको पिंगला नाड़ी और बाईं नाक से जो चलती है वो ईरा नाड़ी होती है, बीच में सुषुम्ना होती है। यानी कि जो बायाँ नाक का जो स्वामी हुआ, जो प्रभाव हुआ वो उसको चंद्र नाड़ी बोले, यानी कि उसपे चंद्रमा का प्रभाव है। ठंडी प्रकृति होती हाँ, है। और दाएँ साइड का जो नाड़ी है जिससे कि हम साँस लेते हैं पिंगला नाड़ी, वो उसका स्वामी जो होता है सूर्य होता है। तो माना गया है कि हम लोगों का 2 जो ग्रह है सूर्य और चंद्रमा, उसका हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव होता है। तो वास्तु के हिसाब से भी जो हमारा सबसे पहले तो वास्तु तब शुरू होगा जब आप एक भवन बनाने के लिए आपका एक प्लॉट होगा, ज़मीन का टुकड़ा होगा। तो ज़मीन का जो टुकड़ा है, उसमें या तो वो ज़मीन का स्वामी सूर्य होंगे या उस ज़मीन के स्वामी चंद्र होंगे। चंद्रमा होंगे। अगर सूर्य होंगे तो वहाँ पे सूर्य तत्व ज़्यादा होगा, अगर चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होगा। जो चंद्रमा के प्रभाव वाले प्लॉट होंगे, उसको हम बोलते हैं चंद्रमंडप और जो सूर्य के प्रभाव वाले प्लॉट होंगे, उसको बोलते हैं सूर्य मंडप। इसको एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, अगर हमारा रोड के हिसाब से अगर प्लॉट की उत्तर-दक्षिण की लंबाई पूरब-पश्चिम से ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं चंद्रमंडप। यानी कि उत्तर-दक्षिण की लंबाई ज़्यादा ज़्यादा है, होगी। पूरब-पश्चिम की कम है, हाँ, तो कहते हैं ये चंद्रमंडप यानी इस तरह के प्लॉट पे चंद्रमा का प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। यहाँ पे चंद्रमा एक पॉज़िटिव उसकी एनर्जी काफ़ी मिलती है और सूर्य का एनर्जी यहाँ थोड़ा कम कम होगा। होता है। उसी तरह से अगर हमारे प्लॉट में पूरब-पश्चिम की लंबाई ज़्यादा हो, उत्तर-दक्षिण की लंबाई अगर कम होती है, तो इस तरह के प्लॉट का स्वामी सूर्य होते हैं, इसको सूर्य मंडप बोलते हैं, है ना? और यहाँ पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है,
चंद्रमा का प्रभाव कम होता है। ये सूर्य और चंद्र मंडप की बात आपने जो की, वो भी कुछ अलग प्रभाव डालता है क्या? हाँ, बिल्कुल डालता है। जैसे कि चंद्रमा जो है वो रिप्रेज़ेंट करता है शीतलता का प्रतीक है। यानी कि अगर हम ऐसा प्लॉट जो जिसका स्वामी चंद्रमा है यानी चंद्र मंडप है, तो उस तरह के प्लॉट पे जब हम रहते हैं, तो वहाँ पे मन थोड़ा शांत होता है ना? जीवन में थोड़ी शांति रहती है, सुकून रहता है और आदमी थोड़ा-सा अध्यात्म और अध्ययन के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। और जिसका स्वामी सूर्य होते हैं, तो नेचुरली वहाँ पे शांति कम होगी, मानसिक शांति कम होगी, है ना? हो सकता है पारिवारिक शांति भी थोड़ी कम हो, लेकिन वहाँ पे ऐश्वर्य मिलेगा, क्योंकि सूर्य के साथ ऐश्वर्य है, धन है, बल है, तो इस तरह से वो चीज़ें की प्रचुरता वहाँ पे मिलेगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई इससे अच्छा है कि अगर स्क्वायर हो तो वो लेकिन स्क्वायर को आवासीय भूखंड के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों का डोमिनेशंस नहीं रहता है। तो जो स्क्वायर साइज़ का जो प्लॉट्स होते हैं, उसको धर्मशाला के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए, मंदिर के लिए, राजाओं के महल के लिए, उन सब के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन आम लोगों के लिए आवासीय उसको तौर पे नहीं माना आवासीय जाता। या व्यावसायिक दृष्टि से उसको बहुत अच्छा नहीं अच्छा, अभी माना आपने जाता कहा है। कि चंद्र मंडप अगर है, तो वहाँ पे शीतलता होगी और सूर्य मंडप है, तो वहाँ पे ऊर्जा होगी, ऊर्जा ज़्यादा ऐश्वर्य होगी, होगी। ऐश्वर्य होगा। अब हमको एक बात जैसे कि बताइए। स्वर विज्ञान में ही है, जी, जी। कि अगर बाईं नाक चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो मनुष्य थोड़ा-सा शांत मन में होगा, शीतलता होगी और दाएँ इसी नाक से चल जुड़ा रही है मेरा प्रश्न है कि क्या चंद्र मंडप पे रहने के अलावे मतलब स्कूल या इस तरह का जहाँ पढ़ने-पढ़ाने का चीज़ हो, अध्यात्म की चीज़ है, वो खोला जा सकता है? हाँ, बहुत और अच्छा रहेगा। सूर्य मंडप में कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ऐसा हाँ, कुछ होता है क्या? हाँ, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा कि हुँ। अगर आप सूर्य मंडप में आप कोई अगर व्यापारिक केंद्र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सूर्य का प्रभाव है, सूर्य यानी कि तेज, ऐश्वर्य, बल, धन ये सब चीज़ है सूर्य से हमको मिलता है, तो उसकी प्रचुरता वहाँ पे ज़्यादा होती अच्छा, है। अब ये कैसे हम तय करेंगे कि सूर्य मंडप बेहतर है हमारे लिए कि चंद्र मंडप? देखिए, ये हर आदमी जब अपना जीवन जीना चाहता है ना, तो अपने लिए एक प्रायोरिटी तय करता है। कि हमको जीवन में क्या चाहिए? जैसे कि हम लोग के अगर 50 साल, 100 साल पहले के जो हमारे जो पीढ़ी के लोग जो रहा करते थे गाँव में, शहरों में, तो उनका एक इच्छा होती थी, उनके मन में एक भावना होती थी कि हम चंद्र मंडप वाले मकान में रहें। क्योंकि उनको आज की तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को वो देखे नहीं थे या उनको वो पसंद नहीं था। वो शांत रहना चाहते थे, आपस में सामंजस्य रखना चाहते थे। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ धन कमाने का या जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने माने का किसी चीज़ का जो एग्रेशन नहीं भावना था। हाँ, जो भावना आज के समय में हम जी, देखते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। हर आदमी चाहता है कि हम कितना कुछ हम भौतिक चीज़ को अर्जन कर लें। तो वो आज से पीढ़ी के पहले का जो पीढ़ी था, तो वो लोगों की ये सोच थी, तो वो लोग चंद्र मंडप वाले मकानों में इवन कि हम जब 1990 से लेके 2000 2005 तक के दौर के बीच में जो लोग हमारे पास आया करते थे बहुत सारे लोग, तो कहते थे कि नहीं बउआ हमारा मकान ना थोड़ा-सा चंद्र मंडप बनाइएगा। तो हम कहते थे कि इसमें थोड़ा-सा आपको धन का, ऐश्वर्य का कमी होगा। तो बोलते थे ना, ना उसका ज़रूरत नहीं है, हमको शांति से रहना है। लेकिन अब आज का जनरेशन वाले भी कहते हैं कि नहीं वो चंद्र मंडप बनाएँ और जब हम बताते हैं कि वहाँ धन की प्राप्ति कम होगी, ऐश्वर्य बल जो है कम होगा, तो बोलते हैं नहीं, नहीं फिर हमको वो छोड़ दीजिए। हमको ऐसा बताइए जहाँ हम ज़्यादा हमारे पास माने धन हो, बल कहने का हो, मतलब ऐश्वर्य हो। कि पहले लोग संतोषम परम सुखम कहता था, अब धनम परम सुखम हो गया है। हाँ, यानी कि इसलिए आप अगर चंद्र मंडप में हैं तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए संतोषम परम सुखम वाली भावना हुँ, लेके अगर आप अपने उस घर में रहना चाहते हैं तो अच्छा है, तो उसके ज़मीन के लिए। विषय में तो वास्तु से जुड़ा हुआ और भी अच्छा कई जगह देखे कि लोग कहा कि यहाँ पे
ये ज़मीन के इधर कुछ गड्ढा है नहीं, तो ये दोष है या ज़मीन को क्या? एक और चीज़ बताना चाहेंगे हम लोग पहले। एक्चुअली पहले हम बताएँ कि वास्तु को अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला कैटेगरी होता है वास्तु का मेजर एस्पेक्ट, यानी मेजर एस्पेक्ट्स में ज़मीन की लंबाई, चौड़ाई, जिसे हमने कहा सूर्य मंडप हो, चंद्र मंडप हो, रोड किस दिशा में है, एक साइड में है कि 2 साइड में है, वो रोड जो आती है, आपका प्लॉट जो है वो चौराहे के पास में है कि एल शेप टर्निंग के पास में है या टी शेप के सामने में है। तो ये जो ज़मीन का पोज़ीशंस उसका ये वो एक होता है। इसके बाद दूसरा होता है कि ज़मीन का जैसे एक सुनते होंगे कि ज़मीन का कोई ज़मीन है जो इसकी चौड़ाई पीछे ज़्यादा है, आगे में कम है ना? कुछ ज़मीन है जिसकी चौड़ाई आगे में ज़्यादा हो और पीछे में कम है। तो यहाँ पे होता है जैसे कि कोई प्लॉट है, वो अगर आगे में ज़्यादा है, पीछे कम है तो इसको व्याघ्रमुखी बोलते हैं, बगमुहा बोलते हैं, है ना? और कोई ज़मीन जैसे पीछे की चौड़ाई ज़्यादा है, आगे कम है तो इसको गोमुखी बोलते हैं। जैसे गाय का, आप देखेंगे धड़ उसका चौड़ा है, मुख पतला है, यानी गाय के आकार का है, यानी पीछे चौड़ाई ज़्यादा हो, आगे कम हो, तो ये गोमुखी हो गया। और कोई प्लॉट जैसे बाघ का है, मुख चौड़ा होता है, धड़ पतला होता है, तो वो हो गया व्याघ्रमुखी। तो आवासीय मकान के लिए आपको गोमुखी को अच्छा माना गया है, व्यावसायिक दृष्टि से देखेंगे तो उस पर व्याघ्रमुखी मकान विस्तृत रूप को। से आपसे बात करेंगे। अभी आपने कहा कि 3 भाग में बाँटा जा सकता है, लेकिन वो भाग कौन-कौन सा भाग है? हाँ, जैसे कि अभी बता रहे थे कि एक ज़मीन का आकार-प्रकार, फिर मकान का आकार प्रकार, जैसे ज़मीन भी चंद्रमंडप हुआ, सूर्य मंडप हुआ, उसी तरह से मकान भी चंद्रमंडप होता है। अगर मकान के उत्तर-दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, पूरब-पश्चिम की कम है, तो वो मकान जो है, वो आपका चंद्रमंडप हो गया। अगर मकान पूरब-पश्चिम ज़्यादा है, उत्तर-दक्षिण कम है, तो वो सूर्य मंडप हो गया। तो एक तो मकान का भी आकार प्रकार। मतलब एक ज़मीन, दूसरा मकान और तीसरा? हाँ, तो एक तो हुआ मेजर वास्तु और प्लस मकान के अंदर में जो कमरों का जो सजावट होता है वो कैसा है ना? वो सेप्टिक टैंक किधर है, पानी का बोरिंग किधर है, ज़मीन का ढाल किस साइड में है, बाउंड्री वॉल जो है वो कैसा है, किस साइड का बाउंड्री वॉल ऊँचा है, नीचा है। तो ये सब जो चीज़ है ये मेजर वास्तु हुआ, वास्तु का एक मेजर एस्पेक्ट हुआ। दूसरा होता है माइनर वास्तु, यानी कि मकान के अंदर में खिड़की की संख्या, पिलर की संख्या, दरवाज़ा की संख्या, अच्छा, ये तो ये दरवाज़ा सब। खिड़की भी मायने रखता है। हाँ, ये भी मायने रखता है अच्छा, अच्छा। कि वो है तो वो दरवाज़ा एक पल्ले का है कि कि सिंगल 2 डोर पल्ले है, का है। सिंगल शटर डोर है कि डबल शटर है, दुपल्ली जिसको हम लोग हुँ, अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक पल्ली बोलते हैं यानी सिंगल शटर डोर है। हुँ। तो उ उस उसका भी मायने रखता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक माइनर वास्तु में आता है और फिर एक माइक्रो लेवल में आता है कि कमरे के अंदर में आपने फर्नीचर्स कैसे रखा, बिजली का पॉइंट किधर रखा, मिरर किधर रखा, पेंटिंग कैसा रखा, किस तरह का पेंटिंग आप रखते हैं। जैसे कि नॉर्मली देखेंगे कि घर में लोग दौड़ता हुआ घोड़े का पूरा एक लोग हाँ, रखते चित्र हैं। लगाता है। हाँ, तो इस तरह का तो कौन-सा चित्र कहाँ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, किस देवता की तस्वीर को इस किधर सबका है, असर कितना पड़ता तो है? ये एक माइक्रो लेवल पे। ये तो समझ गए। एक एक माइक्रो हो गया, एक माइनर हो गया, माइनर हो एक गया, मेजर हो एक गया। मेजर हो गया। हुँ, हुँ। 3 तरह का हुआ। मतलब एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, एक मकान से जुड़ा हुआ और एक इंटीरियर से जुड़ा हुआ, इंटीरियर से ये जुड़ा कह हुआ। सकते हैं। जी हाँ। इस पर आएँगे विस्तृत रूप से, लेकिन एक ये कि ये जैसे आपने कहा कि घोड़ा का चित्र किधर लगाएँ, इस दीवाल पे, इस दीवाल पे, तमाम तरह की बातें। ये आदमी के जीवन पे कितना असर करता है? हाँ, बिल्कुल असर तो करता है क्योंकि ये जो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो क्या है? ऊर्जा का बहाव है, फ्लो ऑफ एनर्जी है ना? तो ये जितना भी एक आप पॉज़िटिव चीज़ों को उसके सही जगह पे आप रखते हैं, तो आपके पास एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप हमारे यहाँ देखेंगे, बगल में चाइना में आप देखेंगे
तो जैसे हम लोग के यहाँ वास्तुशास्त्र है, वहाँ पे फेंग शुई है। तो वहाँ पे वो मानते हैं कि एक अदृश्य शक्ति होती है जिसका नाम ची बोलते हैं वो लोग। तो कहते हैं कि मकान ऐसा बनाना चाहिए कि ची का प्रवेश हो अच्छे से, लेकिन ची बाहर जाए नहीं। जैसे माओ के बारे में, जैसे हम लोग माओ यहाँ कहते हैं कि तसे-तुंग के बारे लक्ष्मी। में बोलते थे, तो वो जिस मकान में रहते थे तो उन्होंने एक ऐसा बनाया था कि उनके मकान में बहुत पावरफुल ची आकर के स्टे करता था। तो हर जगह का है, जैसे कि आप फेंग शुई की बात चली, जैसे हम लोग मानते हैं कि प्लैनेट्स का हमारे जीवन पे असर पड़ता है, 12 राशि होती है, वो सब ग्रह नक्षत्र हैं। उसी तरह से फेंग शुई में जो जानवर होते हैं, बाघ है, मेमना है, साँप है, ड्रैगन है, तो उन सब का असर है। तो वो लिविंग प्लैनेट्स का असर नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो लिविंग एनिमल एंड बर्ड्स होते हैं, उनका हमारे लाइफ पे असर पड़ता है। तो उनका एक अलग है, तो लगभग पूरे जितने भी हमारे सिविलाइजेशंस हैं, उन सब ने ये माना है कि हमारे आस-पास जो एनवायरनमेंट्स होती है, उसका हमारे पे असर पड़ता है और लाइफ क्या है, जितना आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा आप अ, आगे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को आप अचीव करेंगे, है ना? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो मित्रों, आपने सुना वास्तु क्या है, और उसका एक अभी जो आपने सुना है, जो इंजीनियर साहब ने बताया है, वो समझिए कि ट्रेलर है, अभी तो सिनेमा बाकी है। इसमें आपका सहयोग और आपकी सहभागिता ये चाहिए कि अगले एपिसोड में हम लोग जो मेजर वास्तु है उस पर बात करेंगे। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि मेजर वास्तु से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले एपिसोड में हम इंजीनियर साहब से उस पर चर्चा करेंगे कि अगर वो उस तरह की स्थिति है जहां आपका वास्तु दोष है, तो उसका निदान भी उसके साथ ही हम बताएंगे। तो सर, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से आपने बताया। अभी तक वास्तु के विषय में लगता है कि हम भी कुछ भ्रम में ही घूम रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।